नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं पंचायती राज, जिसके अंतर्गत हम देखें स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इस पर आधारित वीडियो के अन्य 2 अंक अपलोड किए जा चुके हैं, तो इस पर आधारित वीडियो का अंक तीसरा होगा और ये अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसमें सम्मिलित है यूपी द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी मेंस एग्जाम 2023, जिसके सिलेबस में यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है। तो इसमें जो स्थानीय स्वशासन है या ग्राम पंचायत है, इससे संबंधित यानी इसको काफी वेटेज दिया गया और इस पर जो आधारित सिलेबस में मेंस एग्जाम में 65 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसकी टॉपिक अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एक सम्मिलित टॉपिक के रूप में स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। और यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी होगा, जिसमें मार्च 2024 में आयोजित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर प्रारंभिक परीक्षा, जिसकी प्री एग्जाम 17 मार्च या मार्च में होने की संभावना है। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी प्रारंभिक परीक्षा के चरण, जो फरवरी में होने की संभावना है, उसमें भी समान रूप से उपयोगी होगा। इसके अलावा केपीएस भर्ती 2023 की प्रारंभिक चरण की परीक्षा, जो कि 7 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है, उसमें भी समान रूप से उपयोगी। साथ ही अन्य लोक सेवा आयोग यानी अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग में भी समान रूप से उपयोगी होगा, जिसमें बीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी इत्यादि में भी यह समान रूप से उपयोगी होगा। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी में भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो। इसके अलावा मुख्य परीक्षा यानी यूपीपीएससी की मेंस एग्जाम में सेकंड पेपर में भी यह अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर में भी यह अंक अति महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। तो इसमें शुरू करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है, यानी शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक यानी क्या करा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। इसमें जो यानी स्थानीय स्वशासन, इसमें क्या है, पहली बात तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाएगा और इसमें लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन के एक गुण के अंतर्गत रहे। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन में कौन कौन से गुण हैं, तो ये गुण इसमें दिखाए गए हैं। अब देखें तो भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन काल में देखें तो मौर्य काल से ही रहा है। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये संस्थाएं अस्तित्व में रही, यानी मध्यकाल में भी रही हैं और आधुनिक काल में तो रही हैं। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। इसमें देखें तो 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान किया गया, यानी कब प्रदान किया गया स्थानीय स्वशासन को मान्यता, तो 1864 में। 1870 में यानी जस्ट उसके 6 साल बाद 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय सहायता प्रदान की। लॉर्ड मेयो के बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड मेयो जो यह है, इसका कार्यकाल देखें तो भारत में यह जो गवर्नर जनरल बनकर आया 1869 से 1872 तक ये भारत में गवर्नर जनरल के कार्यसेवाएं दी। तो इसके बारे में देखें तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की और इसके अलावा इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। कौन? लॉर्ड मेयो। एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु इसके कार्यकाल के दौरान हुई थी और एक अफगान ने सन 1872 में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यानी प्रथम जनगणना देखें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में देखें तो भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। तो जैसे देखें आजादी यानी भारत को आजादी 1947 में प्राप्त हुई, उससे पूर्व जो है 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी और आजादी के बाद जो है 7 जनगणनाएं कराई गई। यानी 2011 की जो जनगणना थी वह भारत की देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी और जो अभी होने वाली है वह यानी सेंसस जो होगा वो भारत में जनगणना के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 16वीं जनगणना होगी और यह होना था 2021 में, परंतु कोविड-19 के कारण इसको टाल दिया गया। अभी भी स्थगित है सेंसस 2021, जो कि आजादी के बाद 8वीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी को हमने देखा। आगे इसमें देखते हैं तो यहाँ पर है 1882 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो इसमें यह है 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वह ये जो वायसराय के रूप में है, इसका जो कार्यकाल वायसराय के रूप में, यानी लॉर्ड मेयो का भी जो कार्यकाल था वायसराय के रूप में ही था, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद जितने भी गवर्नर जनरल बने वायसराय कहलाए। तो इसका जो कार्यकाल था 1880 से
1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। इसके प्रमुख कार्यों को थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। तो रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड रिपन लागू किया था। और यह जो यानी इसमें देखें तो मार्च 1878 ईस्वी में लीटन ने यानी लॉर्ड लीटन जो था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र स्वयं प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान है कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। आगे इसमें देखते हैं तो इसने जो था लॉर्ड रिपन जिसको भी हम देख रहे हैं, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इसने यानी इसमें देखें, इसमें लॉर्ड रिपन के बारे में देखें तो लॉर्ड रिपन जो है इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में हम देख रहे हैं तो यही है लॉर्ड रिपन जिसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, यानी तब से भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। इसको हम देख चुके हैं कि लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई थी। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। रिपन के समय सांख्यिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इसके समय में यूरोपियन के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी। यानी ये जो रिपन है जिसको हम देख रहे हैं, यानी ये जो रिपन है जिसने स्थानीय स्वशासन का जिसको जनक कहा जाता है और स्थानीय स्वशासन को मैग्ना कार्टा कहा गया लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारकर्ता की संज्ञा दी। इसी कारण इसको जो उद्धारक की जो है संज्ञा दी गई। और इसमें आगे देखें तो स्थानीय स्वशासी यानी स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH हाफ हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग यानी शाही आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1919 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया। यानी इसमें देखें तो यह जानकारी दी गई कि 1907 में CEH बाब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग यानी शाही आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने 1919 में रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया था। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया था। तो थोड़ी जानकारी लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 यानी द्वितीय था 1910 से 1916 तक इसका जो है वायसराय के रूप में भारत में कार्यकाल था। इसमें क्या, इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय की ही जानकारी है। में रेखांकित करें तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया, प्रताप का प्रकाशन किया। किसके कार्यकाल के समय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो इसमें देखते हैं कुछ और जानकारी के रूप में। तो इसमें दिया 1919 ईस्वी की भारत सरकार अधिनियम जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली जो मूलतः कार्टियस की देन थी, यानी कार्टियस की देन थी द्वैध शासन प्रणाली स्थापित कर स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। के तहत रखा गया। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यानी 1919 का जो अधिनियम है जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें देखें तो जो आपका है यानी इस दौरान जो भारत में वायसराय गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और जो यानी गवर्नर जनरल था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसमें देखें तो यह कांग्रेस यानी इसका जो कार्यकाल था 1916 से 1921 तक था। इसी के दौरान यह 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम लाया गया। तो इसमें देख लेते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। इसी काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही शुरू हुआ। जो है हम ऐड कर लेते हैं वह है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम।
जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया। तो इसमें देखें कुल मिलाकर के जो मुख्य रूप से देखें तो क्या है जानकारी, तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। और इसमें देखें, इसमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय देखें, आरक्षित विषय क्रमशः भूमि, वित्त यानी वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां यानी क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि। नोट में इसमें कुछ जानकारी को ऐड कर लेते हैं। तो प्रांतों में द्वैत शासन के जनक देखें तो लियोनस कार्टियस थे। लियोनस कार्टियस को हमने देखा कि मूलतः लियोनस कार्टियस की देन थी द्वैत शासन प्रणाली। तो ये एग्जाम पूछा जाता है कि द्वैत शासन के जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस थे। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत देखें तो शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिकता, अग्रहार दान आदि। तीसरा, आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्वैत शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी में, यानी जो द्वैत शासन प्रणाली को 1935 यानी 1935 का एक्ट जो था, 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। नोट में देखें तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखते हैं तो यह आपकी जानकारी के रूप में है कि 1920 ईस्वी में संयुक्त प्रांत यानी अब जो उत्तर प्रदेश है, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसमें भी कुछ जानकारी को ऐड कर लेते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम वो क्या है। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम देखें तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देखें तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, यानी इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, यानी इससे पहले जो था प्रांत में द्वैत शासन था और 1935 के द्वारा क्या हुआ, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी इसमें जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखें तो इसमें था ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यानी इसके अंतर्गत जो था ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें निर्धारित की। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार इसके अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट था कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 का अधिनियम था, इसके द्वारा जो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस तरह से ये कुछ मुख्य जानकारियां इस अधिनियम के द्वारा दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई था। एसके डे को इसका मंत्री बनाया गया। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके मंत्री जो थे एसके डे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता के बाद के लिए। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीटी नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के अवसर पर 1952 में जो है यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी, इसको देखें, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम देखें, यानी सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो 1953 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना था, उसकी भागीदारी को बढ़ाना था, जिसमें देखें लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया था, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। इसके बाद देखें तो इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया जो अधोलिखित है। तो इसके बारे में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे। आगे कुछ इसमें जो प्रश्न संबंधी जो है यानी परीक्षा दृष्टिकोण से अब तक जो हमने इसमें जानकारी प्राप्त की उस पर परीक्षा दृष्टिकोण से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो भारत में स्थानीय स्वशासन यानी भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन कार्यकाल में हमने देखा इसको। इसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, इसको भी हमने विस्तार से देखा। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था, 1907 में, इसको भी हमने देखा। शाही आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये CEH बाब हाउस की अध्यक्षता में। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बना दिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, सारी जानकारी हम देख चुके हैं। पी के थुंगन समिति के संबंध
किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें वीडियो के पूर्व के अंक एनसीईआरटी पर इस पर हम चर्चा करूँ, चूंकि आगे इस अंक पर चर्चा विस्तृत में की जाएगी कि संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो यह भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 40 के तहत, और यह जो है संविधान में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत जो भाग 4 है उसमें इसका वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। जैसा कि हम जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और जो होती है एक समवर्ती सूची होती है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सूची विषय बनाते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्रीय सूची मान्य होती है। एक अवशिष्ट सूची भी होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किया गया? तो कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद। तो इस तरह से यह जानकारी रही। नेक्स्ट जो होगा, अगला अंक जो होगा, इसी का विस्तार होगा, आगे हम उसको और विस्तार से देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।